Welcome, students. This is all are about Fluorescent Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter that is chemistry in everyday life. In our previous lecture, we discussed about the various kind of drugs and the classification of drug on the basis of their pharmacological effects. And now this is the part 4, and today we discuss the separate topics. These are dye and pigments. तो आज हम बेसिकली डाई और पिगमेंट जो कि कलर करने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके डेली जीवन में आपने बहुत तरह की आपने कलर डाई आपने काम में ली होगी। बहुत सारे कलर कंपोनेंट्स आप काम में लेते हैं, या तो रंगाई और छपाई में, जैसे कि आप अपने बालों को कलर कर रहे हैं, जैसे कि आप जो इवन दो जो व्हाइट बोर्ड पर आप जो मार्कर यूज करते हैं उसके अंदर जो इंक होती है that will also contain some important pigments or the dye. इवन दो जब दीपावली आती है, जब आप जो व्हाइट वॉश करते हैं या फिर जो भी कलर पेंट आप करते हैं वहां भी कहीं ना कहीं डाई और पिगमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन दो अपने जो क्लॉथ्स हैं, बेडशीट्स हैं, इनके ऊपर जो सुनहरी अलग अलग डिफरेंट काइंड की पेंटिंग्स होती हैं, वो सारे जितने भी कलर्स आपके सब्सटेंस हैं वो सारे कहीं ना कहीं डाई और पिगमेंट से रिलेटेड है। डाई और पिगमेंट दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंसेस है आज देखने को मिलेगा। आपने नाम भी सुना होगा बचपन में कि आपकी जो लीव्स हैं, द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स, ये जितने भी हैं ये सारे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। मिर्ची आपकी रेड कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स ओनली। वी आर इंटरेक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर कलरफुल पेटल्स। तो ये सारी चीजें, उनके अंदर जो कलरफुल पेटल्स हैं वो कलर कहाँ से आया है, तो वो भी आपका पिगमेंट की वजह से आया है। सो आज उसी चीज के बारे में आप डिस्कस करेंगे। जैसे डाई की बात करते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। डाई जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल है। इन रेस्पेक्ट पिगमेंट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पिगमेंट्स बहुत लिमिटेड टाइप के सॉल्वेंट्स में ही डिसोल्व होते हैं। सेकंड मेजर डिफरेंस पॉइंट वो आपका डाई में और पिगमेंट में क्या है, दे आर अवेलेबल इन लार्ज वेरिएंट्स, यानी कि डाई के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आर्टिफिशियल होती है डाई बेटा, और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और डाई जो है जनरली बेडशीट पे कलर करना है, किसी धागे पर कलर करना है, वूल पर करना है, सिल्क पर करना है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपकी इसकी बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। इन रेस्पेक्ट पिगमेंट्स की अगर बात करें तो दे आर स्मॉल इन नंबर्स, बहुत कम होते हैं, नेचुरल होते हैं पिगमेंट्स, तो इनके नंबर्स जो काफी कम होते हैं। थर्ड है प्रोडक्ट रेजिस्टेंट इज लोअर। अब इस प्रोडक्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के अंदर जो है, यस, प्रोडक्ट के अंदर ये कब तक रिटेन रहेंगी, वो आपका प्रोडक्ट रेजिस्टेंस है। तो डाई जो है कुछ समय के लिए रहता है, बाकी ये रिमूव हो जाता है। आगे बात करते हैं, डाइज आर ऑर्गेनिक, यानी कि जो डाई बनी होती है वो ऑर्गेनिक उस चीजों की बनी होती है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल, ज्यादातर ऐसे बोलते हैं अपन, तो हालांकि नेचुरल नहीं है बट फिर भी। तो डाई जो होती है आपकी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है इसके अंदर आप जो है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आपको देखने को मिले। पिगमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो कम्प्लीटली ये इनऑर्गेनिक है। और बात करते हैं फिफ्थ वाले, दे आर इजीली कंबस्टिबल। इसको आप जला सकते हैं, बिल्कुल कंबस्टिबल है। पिगमेंट जो है दे आर हार्ड टू कंबस्टिबल। फिर आता है सिक्स, डाई इंक इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। डाई जो इंक है आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। लॉन्ग लास्टिंग आपकी डाई नहीं होती है, इसका इफेक्ट कुछ समय के लिए होता है। और जो पिगमेंट्स हैं आपके, इनका इफेक्ट आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से डाई और पिगमेंट्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यू हैव टू राइट एनी थ्री डिफरेंसेस हियर और लर्न द थ्री डिफरेंसेस ओनली। नाउ वी टॉक अबाउट द डाई इन अ डिटेल।
तो डाई की अगर बात करें तो एक थ्योरी है डाई से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड विटिक थ्योरी, विट थ्योरी। तो विट थ्योरी जो है आपकी डाई के लिए, बिल्कुल डाई के लिए आई। अब विट थ्योरी क्या बोलती है, तो विट थ्योरी ये बोलती है कि डाई हैज ए स्ट्रक्चरली टू कंपोनेंट्स, डाई के पास जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है Otto Witt was the scientist. तो Otto Witt gave the theory that is called Witt theory और chromophore oxochrome theory। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का जो कंसेप्ट लेकर आया वो कौन लेकर आया, ऑटो विट। ऑटो विट ने बोला कि डाई के स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रोमोफोर, एक होता है ऑक्सोक्रोम, है ना। अब ऑक्सोक्रोम का काम क्या है, क्रोमोफोर का काम क्या है वो समझते हैं। क्रोमोफोम वाला जो पोर्शन होता है वो जनरली बनाया जाता है इन डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। तो इस तरीके से डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जो अनसैचुरेशन है, इस अनसैचुरेशन की वजह से इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, कलर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। क्रोमोफोर डाई का वो पार्ट है जिसके अंदर that part mostly consists of unsaturated compounds। तो अनसेचुरेशन जहां होगा डाई के, उस पार्ट को आप क्रोमोफोर बोलेंगे। एंड दैट द फंक्शन ऑफ दैट क्रोमोफोर इज टू प्रोड्यूस कलर, कलर को प्रोड्यूस करना। फिर रिपीट करता हूं, डाई को दो पार्ट में आप स्ट्रक्चरली डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर वो पोर्शन है जो कलर को डेवलप करता है और ऑक्सोक्रोम उस कलर को इंटेंसिफाई करता है। यानी कि अगर कोई ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है क्रोमोफोर, तो ऑक्सोक्रोम क्या करेगा, उस ब्लू को डार्क ब्लू करेगा। फिर समझाता हूं, क्रोमोफोर अगर आपका रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑक्सोक्रोम उसे डार्क रेड कर देगा, मतलब इंटेंसिफाई कर देगा, बट कभी भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऑक्सोक्रोम जो है मदद करता है कलर को डार्क करने में, इंटेंसिफाई करने में, बल्कि ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ध्यान रखिए हमेशा। अब कौन कौन से आपके ऑक्सोक्रोम हैं जो आप यहाँ डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने ऑक्सोक्रोम के केस में लिखा है दोज फंक्शनल ग्रुप व्हिच इंटेंसिफाई द कलर बट नेवर प्रोड्यूस इट। अब ऑक्सोक्रोम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो यहाँ लिखा जाएगा एसिडिक ऑक्सोक्रोम, और सेकंड टाइप का जो आपका ऑक्सोक्रोम वो है बेसिक ऑक्सोक्रोम। जो एसिडिक आपका ऑक्सोक्रोम है उसके अंदर जो आपके आ रहे हैं वो आपके यहाँ शो किए हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑक्सोक्रोम जो है मेनली आपका बना होता है किसका, फंक्शनल ग्रुप का। अब फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 होते हैं मेनली, है ना, जो मैंने आपको कभी पढ़ाए भी होंगे क्लास 11th के अंदर। तो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, इसी प्रकार सल्फोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्सिल। तो ये तीनों जो है आपके एसिडिक ऑक्सोक्रोम आप इसे कंसिडर करते हैं। ऐसे बेसिक भी होंगे, तो आपको पता है अमाइन जो है आपका बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, ये आपका बेसिक होता है। तो अब इन्हें जनरली आप इसे बोलते हैं बेसिक ऑक्सोक्रोम। तो बेसिक ऑक्सोक्रोम हो चाहे एसिडिक ऑक्सोक्रोम हो, ये कहीं ना कहीं कलर को इंटेंसिफाई करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है डाई के, और दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ऑटो विट थ्योरी, और दैट इज बेस्ट नोन बाय क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी। आगे मूव करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। डाई के बहुत सारे वेरिएंट हैं और डाई जो है मार्केट में बहुत तरह की अवेलेबल है, डिपेंड करता है वो किस टाइप के धागे को या रेशे को या फाइबर को क्या कर रही है, कलर कर रही है। आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी प्लास्टिक को भी अगर आपको कलर करना है तो आपको डाई काम में लेनी पड़ेगी। बालों को आप कलर कर रहे हैं तो वहां भी आप डाई काम में ले रहे हैं। बेडशीट को आप कलर कर रहे हैं, वहां डाई काम में ले रहे हैं। ऊल, ऊन जिसे बोलते हैं आप, उसे आप कर रहे हैं, सिल्क है, बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी कॉटन फाइबर है जैसे। तो अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन आप उसे क्लासिफाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड है या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर टू क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द डाई। If I talk about the application point of view, तो डाई कैन बी डिवाइडेड इनटू
7 कैटेगरीज, डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, है ना। इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर देते हैं कितनी 7 कैटेगरी में। नाम याद करने की कोशिश करिएगा और हर एक चीज के बारे में एक बार में डिटेल से आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट डाई हो गया, एसिडिक डाई हो गया, बेसिक डाई हो गया, डिस्पोज डाई हो गया, रिएक्टिव डाई हो गया, और इस तरीके से आपके जो है डाई के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई क्या है उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट डाई को जो है डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं किसी भी फाइबर के ऊपर। होता क्या है, एक गर्म सॉल्यूशन होता है डाई का। क्या होता है, एक गर्म सॉल्यूशन होता है डाई का, और उस हॉट सॉल्यूशन ऑफ डाई में आप फाइबर को पास करते हैं, तो फाइबर के ऊपर जो है डाई डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है। और अप्लाई होने पर जो डाई और फाइबर के जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, वो फाइबर किस किस के लिए डायरेक्ट डाई आप अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं? वो फाइबर से आपके कॉटन, रेयन, वूल, सिल्क, नायलॉन। तो इस टाइप की जो डाई के एग्जांपल्स हैं वो है मार्टियस येलो और कॉन्गो रेड। तो डाई, डायरेक्ट डाई के दो एग्जांपल्स हो गए, एक हो गया मार्टियस येलो एंड कॉन्गो रेड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आगे बात करते हैं एसिड डाई की। अगर मैं बात करूं तो एसिड डाई क्यों बोला आपने इसे, क्योंकि जनरली ये एसिडिक मीडिया में जो है आपको काम करेगी। जैसे ये एसिडिक जो इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप होंगे, और यही जो है क्या करेंगे, इसको एसिड डाई के नाम से बोलते हैं। आप इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक फंक्शन ग्रुप है। ठीक है। दूसरी खास बात, जो एसिड के बारे में बात करूं मैं, एसिडिक डाई के बारे में, तो वो है आपका इसके एग्जांपल्स ऑरेंज फर्स्ट, कॉन्गो रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये एग्जांपल्स हैं। और ये डाई जो है किस पर अप्लाई नहीं की जा सकती वो मैं समझा देता हूँ। कॉटन पर ये जो है आप इसे अप्लाई नहीं करते हैं, बट आप इसे यूज कर सकते हैं सिल्क पर और वूल पर। तो एसिड डाई की खास बात है, एसिड डाई नेवर अप्लाई ऑन द कॉटन क्लॉथ, कॉटन फाइबर, बट इट कैन अप्लाई ऑन द सिल्क एंड वूल, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगली टाइप की डाई जिसे बोलते हैं आप बेसिक डाई। तो बेसिक टाइप का डाई का एग्जांपल है एनिलीन येलो। तो एनिलीन जो येलो जो है, इट इज अ काइंड ऑफ बेसिक डाई, और इसके बारे में आप बात करेंगे, ये किसको रंगने के काम में आएगा, नायलॉन को और पॉलिएस्टर को। ठीक है। और इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया आपको, रोजलिन जिसे आप बोलते हैं मैग्नेटा, ये भी है, और एक एनिलीन येलो। एनिलीन आपको मैं बता दूं, एनिलीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 यानी कि अमाइन, जो इसे बेसिक बनाता है। बात करते हैं आगे डिफरेंट टाइप के डाई, दैट इज डिस्पर्स डाई। तो डिस्पर्स डाई के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो डिस्पर्स डाई के जो पार्टिकल्स होते हैं फाइनली ग्राइंडेड होते हैं, और इसका पेस्ट बना होता है वाटर के अंदर। सबसे पहले डिस्पर्स डाई को कैसे अप्लाई किया जाता है, डाई को लेंगे, उसको फाइनली ग्राइंड करेंगे, और उसका पाउडर और यानी कि पेस्ट बना लेंगे आप वाटर के साथ। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? और फिर क्या होगा कि इस डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना कलर इंपार्ट करेंगे उस वाटर सॉल्यूशन के अंदर, और ये जो है आप किस पर अप्लाई करेंगे वो भी समझा देता हूं। आप इसे अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, नायलॉन के ऊपर, और साथ में रेयन के ऊपर। रेयन का नाम सुना होगा आपने, सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, तो उसके ऊपर आप इसे अप्लाई करेंगे, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सेल्यूलोज एसीटेट, आप इसे बोलते हैं। और रेयन पे आप उसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्पर्स डाई को, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, बोलिए, नायलॉन फाइबर के ऊपर। फिर आता है नेक्स्ट टाइप का डाई, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई आपने इसे क्यों बोला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो रिएक्टिव डाई की बात करूंगा मैं। और रिएक्टिव डाई क्या करती है, देखिए इसका नाम कहीं ना कहीं रिएक्टिव है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर रहा होगा। रिएक्टिव डाई जो है करता क्या है, जब आप इसे अप्लाई कर देते हैं डाई को, तो ये अपना कलर इम्पार्ट कैसे करेगा, ये डाई जो है रिएक्ट करेगी जिस फाइबर के ऊपर इसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल्स के साथ। रिएक्टिव डाई रिएक्ट विद द फाइबर्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, और केमिकल कंपाउंड बनाएगी, कलर नहीं देगी, ये एडजॉर्ब नहीं होगा कलर इसका, ये तो रिएक्शन करके कलर बनाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्टिव डाई।
यानी कि डाई पहले अपना कलर नहीं शो करती जब तक कि वो फाइबर पर अप्लाई ना हो। फाइबर पर अप्लाई करते ही वो रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद कलर आपका प्रोड्यूस होगा। समझिए इस चीज को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्टिव डाई। दूसरी खास बात इसकी मैं बता दूं कि ये आप अप्लाई कर सकते हैं वूल पर, सिल्क पर, नायलॉन पर, सब पर। दूसरी खास बात इसका एग्जांपल है प्रूसियन रेड, ये इसका एग्जांपल है। अब आता है इन ग्रेन डाई। तो ये जो डाई होती है इन ग्रेन डाई, तो ये जो है ग्रेन का मतलब समझते हैं ना, छोटे छोटे दाने। तो ये डाई जो है डायरेक्टली किसके ऊपर बनाई जाती है, फाइबर के ऊपर ही आप इसे सिंथेसाइज करते हैं। अब तक तो क्या हो रहा है, डाई पहले से बनी हुई है, अब उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस इन ग्रेन डाई की खास बात क्या है, ये तो फाइबर के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो these dyes are produced in dye solution during the process of dyeing. Ingrain dye are those which are synthesized directly on the fiber. डायरेक्टली आप उसे उसी पे बना रहे हैं, और ये डाई बेसिकली टाइप होती है जो टाइप डाई का। और इन डाइज को आप क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, ये कॉटन पर, सिल्क पर और पॉलिएस्टर और नायलॉन पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इन डाइज को आप क्या बोलते हैं, आइस कलर्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करती है। इन ग्रेन डाई के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चली है आपको, कि ये डाई जो है फाइबर के ऊपर ही डायरेक्टली सिंथेसाइज की जाती है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए एग्जाम में, दैट इज वेट डाई। तो वेट डाई के बारे में मैं आपसे इतने बोलूंगा, इट इज एंशिएंट टाइप ऑफ डाई। सबसे पुरानी डाई अगर है तो वो है वेट डाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये आपकी जो संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, यहाँ पर इसके बहुत सारे आपने जो है फाइंड आउट किए हैं, पेंटिंग्स हो चाहे उनके क्लोथ्स हो, तो कहीं ना कहीं इस वेट डाई का वो यूज करते थे। एंशिएंट इसलिए बोला क्योंकि ये काफी पुरानी है। एक डाई वो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डाई, तो इसकी बात करेंगे अपन। फिलहाल बात करते हैं वेट डाई की। वेट डाई को आप अप्लाई कर सकते हैं वूल पर, नायलॉन पर, पॉलिएस्टर पर, एक्रिलिक पर, सभी पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इंडिगो। नील का नाम सुना है, जिससे आप कपड़ों को व्हाइट करते हैं, नील लगाते हैं व्हाइट कपड़ों को धोने के बाद। तो वो जो नील है जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में इंडिगो, इंडिगो वेट डाई। वेट डाई तो इंडिगो की तो खेती की जाती थी अपने इंडिया में, है ना। तो आपने सुना होगा चंपारण वाला आंदोलन, तो गांधी जी से जो रिलेटेड है, तो कहना कहीं ये इंडिगो डाई को लेके हुआ था, है ना। जो खेती करते नील की, नील कृषि जिसे बोलते हैं, या इंडिगो डाई की खेती करते थे। वेट डाई में एग्जांपल है बहुत अच्छा इंडिगो, और वो काफी एंशिएंट टाइम से इंडिया में ग्रो करवाया जा रहा है, और इसके बारे में बहुत सी बार पूछा गया है। अब आता है बी। अच्छा, एक और बोल रहा था मैं, मॉडर्न टाइप यहाँ पर रह चुका है, 8th टाइप की डाई है आपकी मॉडर्न टाइप ऑफ डाई। तो इसकी मैं बात करूंगा, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एलिजेरिन, पिंक कलर का होता है, ये होता है आपका मॉडर्न टाइप का डाई। सभी डाइस के एग्जांपल, और ये अगर कोई स्पेशल है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बात करते हैं बी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आ रहा है नाइट्रो, नाइट्रोसो डाई। तो इनमें कहीं ना कहीं ये ग्रुप आपको देखने को मिलेंगी, जैसे किसी एंथ्राक्विनोन है तो वहाँ एंथ्राक्विनोन देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है ना आपका एग्जाम में, वो इनसे बनता है। किससे बनता है बेटा, बोलिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका एप्लीकेशन के बेसिस पे जो डाइट्स है उनके एग्जांपल्स है वहां से बनता है। इनके तो बस आपको नाम याद रखने हैं। जैसे थेलिन, फिनोल्फथेलिन आ जाएगा, एक एक एग्जांपल याद कर लेना बस। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका डे टू डे लाइफ में यूज किए जाने वाला जो सब्सटेंस है, दैट इज फूड प्रिजर्वेटिव। नाम से पता चल रहा है जो खाने को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने में हेल्प करे, जो उसे स्पॉइल होने से, सड़ने से बचाए, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव। बहुत सारी ऐसी खाने वाले डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप डेली कंज्यूम करते हैं, या फिर हो सकता है कि जिसको स्टोर करना है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ऐड कर देते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स जो उसे स्टोर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कुरकुरे हो गए, मोमोज हो गए, चिप्स हो गए। तो इनके अंदर क्या है कि आप कहीं ना कहीं फूड प्रिजर्वेटिव आप ऐड करते हैं, जिससे काफी लॉन्ग टर्म तक आप इसे स्टोर कर पाए। जैसे आपके जितने पिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सॉसेज हो गए, इन सबके अंदर अलग अलग टाइप के फूड प्रिजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन एंड द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज आप ऐड करते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस
added to the food to prevent their spoilage due to microbial growth. Microbes growth को रोकते हैं and to retain their nutritive value, flavor, taste, nutritional value, flavor, taste, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं for the longer period. समझ में आ रहा है? बीकाजी वाले नमकीन है, लेट बिकेंगे, लेकिन उसका स्वाद और टेस्ट कभी चेंज नहीं होगा। पैकेट खोलने के बाद, पैकेजिंग खोलने के बाद, ओपन करने के बाद फिर वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं डे बाय डे। बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। सोडियम बेंजोएट इज देयर, सोर्बिक एसिड है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, पैराबीन्स है, प्रोपायोनेट्स है, सारे फूड प्रिजर्वेटिव के टाइप है। इवन जो आपका नमक है और ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड द टेबल सॉल्ट, दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। पिकल्स के अंदर ज्यादा नमक ऐड कर दें आप तो वो देरी से सड़ेगा। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड प्रिजर्वेटिव। गुड प्रिजर्वेटिव क्या है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उसे पढ़ लेना कि इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट भी काफी है स्टोर करने के लिए, इफेक्टिव फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी कि जो ज्यादा समय तक खाने को सड़ने से रोके, एंड शुड नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फूड, यानी कि जो फूड की जो क्वालिटी है उसे कहीं भी ये जो है कम ना करे, उसके साथ कोई जो है चेंजेस ना करे। नेक्स्ट आ रहा है शुड नॉट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ, हेल्थ के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट यहाँ नहीं देखने को मिले। नेक्स्ट आ रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। वैसे तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है आज के समय की डिमांड है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है जनरली डायबिटिक पेशेंट इसे लेते हैं बिकॉज दे डू नॉट एड कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरीज टू द ब्लड, ब्लड के अंदर ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी एड नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज बढ़ा है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी बढ़े हैं समय के साथ, तो वो ऐसे यूज करते हैं। दूसरा, जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को सस्ता रखने के लिए आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काम में लेते हैं, क्योंकि ये नेचुरल जो आपकी शुगर है, यानी कि जो केन शुगर आप खाने में काम में लेते हैं, जिसे आप चीनी बोलते हैं, चीनी से 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा, 20,000 गुना ज्यादा, ऐसे लिखा हुआ है, टेबल बनी हुई है। तो ये इतने ज्यादा गुना ये जो है क्या है, मीठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में इनमें, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट जो है कम हो जाती है। 1 किलो चीनी आपकी आती है 40 रुपीज की, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है मार्केट में 10 रुपए की, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ रही होगी तो उसकी कॉस्ट होगी 1 और 2 रुपीज, फिर ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने के लिए भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो काम में लेते हैं। और ऑब्वियसली मैंने बोला डायबिटिक पेशेंट के लिए तो काम में आ ही रही है। क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर मेनी टाइम्स स्वीटर देन द केन शुगर। एग्जांपल है सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, एल ग्लूकोज एंड साइक्लामेट। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हैं और इनके नोट में क्या लिखा हुआ है, सैकरिन इज इफेक्टिव फॉर द डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट अगर चाहे मिठाई खाना तो वो सैकरिन को यूज करके मिठाई बना सकता है। वो मीठी तो होगी लेकिन शुगर की प्रॉब्लम्स को ज्यादा क्रिएट नहीं होने देगी, यानी कि कैलोरीज ऐड नहीं करेगी ब्लड के अंदर। ऐसे ही बात करता हूँ एस्पार्टेम की। तो एस्पार्टेम जो है ऐसी आर्टिफिशियल स्वीटनर से जो इसका यूज जो है लिमिटेड है कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर या कोल्ड फूड के अंदर, जैसे पेस्ट्रीज हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, उन्हीं के लिए ये बना हुआ है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट, आप सोचे कि मैं एस्पार्टेम को यूज कर पकौड़ी तल लेते हैं, अगर मान लीजिए कुछ आप और ऐसी चीज बना रहे हैं जो तलने और भुनने के काम आ रही है, तो वहाँ एस्पार्टेम आप काम में नहीं लेंगे, फिर वहाँ आप सेक्रीन ही काम लेते हैं। एस्पार्टेम तो कोल्ड, क्योंकि थर्मली अनस्टेबल होती है और बहुत लेस स्टेबल होती है, तो आप इसे कोल्ड, इसका यूज जो है लिमिटेड है कोल्ड फूड के लिए, यानी कि आइसक्रीम्स के लिए, पेस्ट्रीज के लिए वहाँ ये लिमिटेड है, केक के लिए। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी मैंने आज डिस्कस किया है उससे रिलेटेड ही है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। गॉट एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि चलता रहे भाई ये। और दूसरी खास बात, जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको वो भी पता चल जाएगा। ये फायदे हैं सब्सक्रिप्शन के, बाकी तो ऐसा कोई फायदा है नहीं। सभी के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत आती है किसी भी चीज में, है ना, तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कंटेंट से रिलेटेड, है ना। ऐसे नहीं कि सर वॉल्यूम कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बेटा देखिए फ्री में तो ऐसे ही मिलती है चीजें,
तो आप इसको इसी तरीके से आप इसको यूज़ करिए। इस तरीके से जैसा भी मुझे आता था मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पूछ सकते हैं आप, है ना? This is all are about today class and I hope you enjoy this video lecture and have a nice day.